नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। दमदार 10 में आज शुरुआत करेंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। सावन का दूसरा सोमवार है, सड़कों पर शिव भक्तों की भारी भीड़ और उत्साह है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से आई तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। कांवड़ियों पर फूल बरसाए गए हैं, हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई। कांवड़िए जल लेकर हरिद्वार से लौट रहे हैं, जिनका गाजियाबाद प्रशासन फूलों से स्वागत कर रहा है। तस्वीरें आपके सामने। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जा रही है। हरिद्वार से जल लेकर लौटे कांवड़ियों पर यह पुष्प वर्षा की जा रही है। प्रशासन की तरफ से ये कदम उठाया गया क्योंकि सरकार का यह फैसला है कि शिव भक्तों पर हेलीकॉप्टर से गुलाब के फूलों की वर्षा होनी चाहिए। तो हरिद्वार से जो जल लेकर लौट रहे हैं कांवड़ियों की रूट पर इस वक्त, कांवड़ यात्रा के रूट पर इस वक्त फूलों की बारिश की जा रही है। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। आज सावन का दूसरा सोमवार है। महाशिवरात्रि के साथ सावन के चारों सोमवार की संपन्नता और भगवान शिव की आराधना का ये सावन काल पूरा होगा और प्रशासन की तरफ से इसी तरह कांवड़ियों के ऊपर फूलों की बारिश की जाती रहेगी। तो आज सावन का दूसरा सोमवार और इसकी तस्वीरें आपके सामने। आस्था की बात हो गई, अब बात होगी संसद की। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है, लेकिन उससे पहले ही पक्ष और विपक्ष के बीच तनातनी तेज हो गई है। संसद के मॉनसून सत्र में विपक्ष ने सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। आज पहले दिन संसद में हंगामे के आसार हैं। बड़ी खबर यह है कि पुलिस ने मॉनसून सत्र को लेकर स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने पहलगाम आतंकी हमले में हुई सुरक्षा की चूक को लेकर चर्चा की मांग की है। विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान के साथ ही सीज फायर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब चाहता है। ट्रंप अब तक 20 बार से ज्यादा ये दावा कर चुके हैं कि पाकिस्तान के साथ सीज फायर उन्होंने करवाया और विपक्ष इसे लेकर मोदी से जवाब चाहता है। इसके अलावा बिहार के वोटर वेरिफिकेशन को लेकर भी आज संसद में हंगामा हो सकता है। सरकार का दावा है कि वह विपक्ष के सारे सवालों का जवाब देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर में मीडिया से बातचीत भी करेंगे। संसद के मॉनसून सत्र में मोदी सरकार 8 नए बिल पेश करेगी, जिनमें नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल, इनकम टैक्स बिल 2025 मुख्य रूप से आज पेश किए जाएंगे, मतलब इस सत्र के दौरान पेश किए जाएंगे। अब बात विपक्ष की कर रहे हैं। विपक्ष नरेंद्र मोदी से पहलगाम अटैक, ऑपरेशन सिंदूर, डोनाल्ड ट्रंप के दावों पर जवाब मांग रहा है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि नरेंद्र मोदी को मॉनसून सत्र में इन सभी सवालों का जवाब देना चाहिए। ट्रंप कैसे पाकिस्तान के साथ सीज फायर कराने का दावा कर सकते हैं? मोदी को यह साफ करना चाहिए। आज मॉनसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है। हमारे साथ कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद जी हैं। सर, क्या एजेंडा रहेगा आज विपक्ष का, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर पे बात हो, पहलगाम के अटैक पे बात हो, किस तरीके से आज की पहलगाम के अंदर जिस तरीके से हमारे मासूम लोगों को मारा गया और आतंकी आज तक जिंदा हैं, तो यह हमारे लिए तो शर्म की बात है, हमारे देश के लिए शर्म की बात है कि वो आतंकियों का हम आज तक पता नहीं लगा पाए। तो इसके बारे में तो सरकार से सवाल पूछेंगे ही, सरकार से जानना तो चाहेंगे कि आपने क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने क्या हासिल किया। ट्रंप के बयान पे भी खासा नाराजगी रही। हाँ, ट्रंप कौन होता है हमारे बारे में बताने वाले? ट्रंप कौन होता है सीज फायर कराने वाले? ट्रंप के हम क्या भारत की जो संप्रभुता है उसके ऊपर क्या है सीधे सीधे हमला नहीं है? लेकिन किरण रिजिजू ये कह चुके हैं कि सभी मुद्दों पे चर्चा होगी, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि जो विपक्ष का एजेंडा था वो एक तरह से धराशायी होता नजर? जब चर्चा होगी तब बताइए ना, चर्चा के लिए तैयार होंगे तब बताइएगा। अभी तो देखिए, ये बोल रहे हैं, आने दीजिए, समय आएगा पता चल जाएगा। बिहार में एसआईआर का मुद्दा है, वोटर रिवीजन को लेके बार बार कांग्रेस कह रही है कि अब जो चुनाव होना है वो केवल नाम मात्र है। क्या ये एसआईआर का मुद्दा इस बार पार्लियामेंट में भी गर्मी? देखिए, लोकतंत्र को ध्वस्त करने की हर तमाम कोशिशें की जा रही हैं और जो लोकतंत्र को बचाने के लिए जो प्रयास हो सकते हैं वो तमाम हम लोग करने का काम करेंगे।
विपक्ष ने मॉनसून सत्र में सरकार को घेरने के लिए मुद्दों की लंबी लिस्ट तैयार की है। विपक्ष सत्र के दौरान आज अहम मुद्दों पर सरकार से चर्चा की मांग कर रहा है। इसमें पहलगाम आतंकी हमला, खुफिया तंत्र की विफलता, ऑपरेशन सिंदूर, सीज फायर और उस पर ट्रंप का बयान। भारत की अमेरिका, चीन और पाकिस्तान को लेकर विदेश नीति भी इन चर्चाओं में शामिल करना चाहता है विपक्ष। इतना ही नहीं, बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन, पिछड़े वर्गों और दलितों पर अत्याचार, अहमदाबाद विमान हादसा, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग, ये तमाम मुद्दे शामिल हैं। हमने अपने सेनाओं को पूरा समर्थन दिया और मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि हम सदन के अंदर भारतीय सेना को एकजुट होकर हम अपना समर्थन दें, अपना धन्यवाद दें। लेकिन उसके पश्चात जो घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को इस विषय पर प्रकाश डालना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि जो बयान आज अमेरिका के राष्ट्रपति से आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं भारत की गरिमा, भारत की सेना की शौर्य पर सवाल उठाता है। इधर सरकार ने भी साफ कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर पर वो चर्चा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और उससे जुड़े हुए मंत्री ही इस पर जवाब देंगे। हर समय प्रधानमंत्री को बिना मतलब घसीटना ये सही नहीं है, क्योंकि सदन में कैबिनेट जो है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करते हैं। तो जब भी पार्लियामेंट चलते हैं कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से मौजूद रहता ही है और जिसका विभाग का चर्चा होता है या जिसका क्वेश्चन होता है वो मंत्री तो रहना ही है। अन्यथा कोई भी एक कैबिनेट मंत्री कम से कम एक और 2-3 राज्य मंत्री सदन में रहता ही है। ये परंपरा है। तो जो परंपरा के बाहर प्रधानमंत्री को जल्दी आओ, हाउस के अंदर आओ, इस तरह का करना, इससे गलत संदेश जाता है। वो ऐसा कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में नहीं रहते हैं क्या? प्रधानमंत्री, मैं खुद एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आदरणीय मोदी जी जितना अहमियत पार्लियामेंट को देते हैं और जितना टाइम पार्लियामेंट में रहते हैं, आज तक कोई प्रधानमंत्री उतना लंबा पार्लियामेंट में नहीं रहते हैं। वो पार्लियामेंट चैम्बर भी होते हैं, चैम्बर में भी रहते हैं और सदन में भी आते हैं और जब महत्वपूर्ण चर्चा होते हैं तो प्रधानमंत्री आता ही है। तो इसलिए ये जो पार्लियामेंट का जो सिस्टम है उसको आप डाइवर्ट करके प्रधानमंत्री के ऊपर में आप हमला करना चाहता है, ये मत कीजिए, मेरा तरफ से अनुरोध है। हमारी सहयोगी विजय लक्ष्मी इस वक्त दिल्ली से लाइव जुड़ गई हैं। विजय लक्ष्मी, सरकार ये स्पष्ट कर चुकी है कि हर मुद्दे पर चर्चा के लिए वो तैयार है, लेकिन चर्चा संबंधित मंत्रालय से जुड़ा हुआ मंत्री ही देगा। लेकिन हर मसले पर, खासतौर पर ऑपरेशन सिंदूर पर, सीज फायर पर, इस पर तो विपक्ष चाहता है कि केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जवाब आना चाहिए, जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जवाब दे सकते हैं। चलिए हम एक बार दोबारा विजय लक्ष्मी तक पहुंचेंगे, लेकिन आपको बता दें संसद का मॉनसून सत्र आज से इसकी शुरुआत हो रही है और 21 अगस्त तक यह सत्र चलेगा, यानी कि कुल 32 दिन में 21 बैठकें होंगी। और इस दौरान पहलगाम आतंकी हमला हो, सीज फायर पर ट्रंप का दावा हो या फिर बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन हो, इन तमाम मुद्दों को सदन में समय समय पर विपक्ष की तरफ से उठाया जाएगा। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। 2006 मुंबई लोकल ट्रेन में ब्लास्ट का मामला, इससे जुड़ी हुई है बड़ी खबर। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया है। निचली अदालत ने 12 लोगों को दोषी माना था। 19 साल के बाद सभी आरोपियों को बरी किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, मुंबई से आ रही है, जहां 2006 मुंबई लोकल ट्रेन में ब्लास्ट के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सभी 12 आरोपियों को बरी किया है। निचली अदालत ने 12 लोगों को दोषी माना था। 19 साल के बाद इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से यह फैसला आया। 2006 मुंबई लोकल ट्रेन धमाके में 12 लोगों को बरी कर दिया है बॉम्बे हाई कोर्ट ने।
इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, 2006 मुंबई लोकल ट्रेन में ब्लास्ट के मामले में 12 आरोपियों को बरी किया गया। बॉम्बे हाई कोर्ट का ये बड़ा फैसला। निचली अदालत ने 12 लोगों को दोषी माना था, लेकिन 19 साल के बाद सभी आरोपियों को बरी किया गया है। 2006 मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट मामले में ये बड़ा फैसला बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से आया है। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार आपको फिर बता दें, लोकल ट्रेन में साल 2006 में हुए धमाके में सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 12 लोगों को निर्दोष करार दिया है। आपको एक बार फिर याद दिला दें, 2006 का यह पूरा मामला, लोकल ट्रेन ब्लास्ट की वजह से 180 लोगों ने अपनी जान गंवाई। हमारे सहयोगी दिनेश मौर्य इस वक्त इस खबर पर जुड़ गए हैं। दिनेश, कोर्ट की ओर से क्या कहा गया? कोर्ट की ओर से कहा गया है कि जो सबूत पेश किए गए, साथ ही में जो गवाहों के बयान थे, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। साथ ही में जो जांच में खामियां थी, उन तमाम खामियों का जिक्र आज ऑर्डर के दौरान किया गया। एक बड़ा आरोप लगाया गया था बचाव पक्ष की तरफ से कि जो बयान दर्ज किए, जो कन्फेशन का, जिस कन्फेशन को आधार मान रही थी पुलिस के, आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल किया है। बचाव पक्ष यह साबित करने में कामयाब रहा कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों को प्रताड़ित कर उनका यह जबरन कन्फेशन लिया गया था, और यही वजह है कि आज इतना बड़ा जजमेंट आया। एक और बड़ी बात, जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, इस गिरफ्तारी के कुछ समय बाद मुंबई पुलिस ने, मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने इंडियन मुजाहिदीन के एक मॉडल को बस्ट किया था, और इस मॉडल में गिरफ्तार आरोपियों ने कन्फेस किया था कि हमने ही मुंबई ट्रेन ब्लास्ट करवाया था। तो ये जो मुंबई क्राइम ब्रांच का कहना था, और एटीएस जो इस केस की जांच कर रही थी ट्रेन ब्लास्ट की, उन्होंने जो दलील दी थी वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही थी। और यही वजह है कि आज 18 साल बाद इतना बड़ा फैसला आया है। इस केस के, इस फैसले के साथ ही में बड़ा सवाल यही है कि अगर इन 12 आरोपियों ने अगर ये ब्लास्ट को अंजाम नहीं दिया था, तो आखिर किन लोगों ने उस बॉम्ब को प्लान किया था, जिसकी वजह से करीब 180 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो आज का यह फैसला, ये तो बड़ी ऐसी परिस्थिति है, बिल्कुल आप ठीक तरफ इशारा कर रहे हैं दिनेश, कि बीते 19 साल अगर वाकई में ये आरोपी नहीं थे तो इनके 19 साल जाया हुए, और वो तमाम लोग जो इसमें मारे गए उन्हें तो न्याय अब भी नहीं मिला, क्योंकि आखिर इन लोगों का हत्यारा कौन है, किसने बॉम्ब प्लांट किया, किसने ब्लास्ट करवाया, इसके पीछे साजिश किसकी थी, आज तक ये न्याय नहीं हो पाया है। बहुत शुक्रिया आपका दिनेश पूरी जानकारी के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर पटना शूट आउट से जुड़ी हुई। पटना के पारस अस्पताल में चंदन मिश्रा हत्याकांड के मुख्य शूटर तौसीफ समेत 4 आरोपियों को पटना पुलिस कोलकाता से पटना लेकर आ रही है। पुलिस चारों आरोपियों की आज पटना की अदालत में पेशी है, उनकी रिमांड मांगेगी। चारों को बिहार पुलिस और कोलकाता एसटीएफ ने कोलकाता के आनंदपुर से अरेस्ट किया था। कल शाम को उन्हें कोलकाता के अलीपुर कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने चारों को 22 जुलाई तक ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया, जिसके बाद देर रात पटना पुलिस तौसीफ समेत चारों आरोपियों को कोलकाता से लेकर पटना के लिए निकल गई है। अब से थोड़ी देर पहले पुलिस का काफिला गया पार कर चुका है। हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है कि तौसीफ का मौसेरा भाई नीशू खान के घर पर ही शूट आउट की प्लानिंग बनी थी, और नीशू ने तौसीफ समेत सभी शूटर्स को फरार होने में मदद की थी। नीशू को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। नीतीश चंद्रा हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर। अब आज कोर्ट में पेशी होगी, रिमांड की अवधि क्या जानकारी मिल रही है, कितनी लंबी रिमांड की अवधि मांगी जा सकती है, और अभी तक इसमें और कौन कौन सी कड़ियां हैं जो अनसुलझी हैं? देखिए, अभी ये टीम जहानाबाद के और पटना के बीच में है। मसौढ़ी को क्रॉस किया है टीम ने, और लगातार जो है वो गाड़ी काफ़ी तेज़ रफ्तार से पटना की तरफ बढ़ रही है, और लगभग 35 से 40 मिनट में ये पटना पहुंच जाएगी। लेकिन पटना में पुलिस सीधे कोर्ट ले जाएगी या कहीं और ले जाएगी, ये भी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि कल तक का समय है ट्रांजिट रिमांड के लिए। तो क्या ऐसे में पुलिस अभी एक दिन अपने पास रखेगी या सीधे कोर्ट ले जाएगी, ये अभी देखना होगा। और जाहिर है उसके बाद कोर्ट में पेश करने के बाद अलग से
रिमांड पर भी लिया जाएगा और फिर रिमांड पर पूछताछ की जाएगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब अभी पटना पुलिस के पास नहीं है। और चूंकि तौसीफ ही वो अपराधी है जो इसमें सबसे मुख्य भूमिका में है, तो ऐसे में तौसीफ से जब पटना पुलिस पूछताछ करेगी तो कई सारे सवाल मिलेंगे, क्योंकि इसमें एसएसपी ने कल कहा कि करीब 9 लोग तो स्पॉट पर थे और इसके अलावा और भी लोग हैं जो इसमें मददगार रहे। तो अभी सिर्फ एक शूटर की गिरफ्तारी हुई है और 3 अन्य व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं। तो ऐसे में एक बड़ी संख्या है जिसको अभी पुलिस को अपनी गिरफ्त में लेना है। तो पुलिस की कोशिश यही होगी कि रिमांड पर लेकर फिर उससे पूछताछ की जाए। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको दे दी, पटना पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे केस का खुलासा कर दिया है। पटना के एसएसपी ने कहा है कि चंदन मर्डर की साजिश नीशू खान के घर पर रची गई थी। पटना में नीशू का घर पारस अस्पताल के बगल में ही है। इस हत्याकांड को तौसीफ उर्फ बादशाह ने अंजाम दिया। इसके अलावा हर्ष और भीम ने उन्हें छिपने और पटना से कोलकाता भागने में मदद की। इन चारों को पुलिस ने अरेस्ट किया है। अब पुलिस इन्हें रिमांड में लेने के बाद मर्डर केस की गुत्थियां सुलझाएगी। 17 तारीख को चंदन मिश्रा के हॉस्पिटल में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो जो इसमें मेन शूटर थे तौसीफ, उनको कलकत्ता में घेरा गया। कलकत्ता पुलिस, कलकत्ता एसटीएफ के द्वारा बहुत ही सराहनीय सहयोग दिया गया हम लोगों को, और उस सहयोग के बदौलत ही तौसीफ की गिरफ्तारी कलकत्ता से हो पाई है। तौसीफ के साथ 3 अन्य व्यक्ति भी वहाँ पे मिले हैं जिनका इस षड्यंत्र में रोल रहा था। तौसीफ खान पूर्व में भी अपराधी रहे हैं। इन पे पूर्व में एनडीपीएस, आर्म्स एक्ट, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस रह चुका है। नीशू खान के ऊपर भी रंगदारी और आर्म्स एक्ट के केस पहले भी रह चुके हैं। इसमें बाकी जो 2 लोग हैं, 2 लोगों के बारे में अपराधी इतिहास हम लोग निकलवा रहे हैं। में उनके सहयोगी हैं हर्ष और दूसरा है भीम। ये नीशू के साथ में रहते थे और नीशू को पूर्व में गोली लगा था, इसलिए उसके केयर टेकर के रूप में ये लोग थे। सुबह भागने में और तौसीफ को भगाने में और छिपाने में इनका अहम रोल रहा है। अभी तक जो प्रिलिमिनरी पूछताछ हुआ है इसमें ये बात आई है कि तौसीफ के भाई हैं, मौसेरे भाई हैं नीशू खान, उनके घर पे ये सारे षड्यंत्र रचा गया था। षड्यंत्र रचने में कई जगहों से इनपुट आया था, लेकिन नीशू खान के घर पे ही लोग जमा हुए थे, वहीं से ये कार्य किया गया था। नीशू खान के अलावा जो 2 व्यक्ति और पकड़ाए हैं ये उनके सहयोगी रहे हैं और उसमें उनके भागने में सहयोग किया गया था। पटना के पारस अस्पताल में 17 जुलाई को चंदन नाम के अपराधी को गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। इस वारदात का सीसीटीवी आने के बाद हंगामा मच गया। सीसीटीवी में 5 आरोपी बिना मास्क लगाए खुद को छिपाने की कोशिश किए बगैर आराम से अस्पताल गए, चंदन का मर्डर किया और फिर यहां से फरार भी हो गए। इसके बाद काफी बवाल भी मचा। पटना पुलिस ने केस की कड़ियों को जोड़ने के साथ साथ 19 जुलाई को तौसीफ समेत 4 आरोपियों को कोलकाता से अरेस्ट किया। कल उन्हें अलीपुर कोर्ट में पेश किया गया। अब उन्हें पटना लाया जा रहा है, जहां पुलिस आरोपियों को कोर्ट में पेश करेगी। इस हत्याकांड की मुख्य कड़ी नीशू खान है, जिसके घर पर हत्या की पूरी प्लानिंग हुई। वो मेन शूटर तौसीफ का रिश्तेदार भी है, लेकिन नीशू खुद को बेकसूर बता रहा है। भैया एक बार वो आपको बोले तो आराम सेट में जैसे स्टैंडिंग में जेल चला गया था 2023 में। अच्छा। 23 में नहीं, सॉरी 22 में। हाँ। तो उसके बाद से कुछ गलत एक्टिविटी लोग से उसकी संगत होने लगी। अच्छा। हाँ। उसके बाद से जब वो बाहर आया तो मेरे पे शूट आउट हुआ। अच्छा। हाँ, तो हम लोग पे शूट आउट हुआ मेरे पे। तो वो पिछले 2023 से वो मेरे ही साथ रह रहा कंटिन्यू। अच्छा। कंटिन्यू कोई ऐसा थाना में या फिर कॉलोनी में, सोसाइटी में ऐसा कोई कंप्लेन नहीं आया, उसका एलिगेशन नहीं आया। अब ये कैसे कर दिया, क्यों कर दिया, क्या दिमाग में आया उसके। आपके दादा के साथ शेरू का कोई बातचीत हुआ था क्या? तो किसने बोला था चंदन को मर्डर करने के लिए, किसने बोला था? मैं कुछ नहीं जानता हूँ। आपका पूरा नाम क्या है इन लोगों के साथ? मैं इलाज करवाने के लिए आया हूँ। आपका क्या हुआ था? क्या बोलिए? आपके घर में पुलिस बोल रहा है कि मीटिंग हुआ था चंदन को मर्डर करने के लिए। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। आपका घर कहाँ पर है? पटना में मेरा घर। पटना में। बड़ी खबर मुंबई से, जहां भारी बारिश ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। मुंबई में आज सुबह से तेज बारिश हो रही है। अगले 48 घंटों में मुंबई में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। कई इलाकों में अब जल भराव की समस्या देखने को मिल रही है। मुंबई का अंधेरी सबवे डूबने के चलते बंद कर दिया गया।
भारी बारिश के बाद पानी का सैलाब जगह जगह जमा है। घाटकोपर, सायन, अंधेरी, बांद्रा समेत कई इलाकों में इस वक्त पानी भरा हुआ है। मुंबई सिटी की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। सबवे डूब गया है। गाड़ियां बहुत धीमी रफ्तार से चल रही हैं। वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर कई किलोमीटर तक लंबा जाम लगा हुआ है। सोमवार को वर्किंग डे होने के चलते लोग दफ्तर जाने के लिए निकले जरूर, लेकिन जल भराव और जाम की वजह से रास्ते में ही घंटों तक फंसे रहे। तेज हवाओं के साथ ही बारिश के चलते समंदर में ऊंची लहरें उठ रही हैं। लोगों को समंदर किनारे वाले इलाकों से दूर रहने की हिदायत दी गई है। अंधेरी सबवे एक बार फिर सैलाब से लबालब है। पानी सड़क पर बह रहा है। दरिया जैसा मंजर है। कई फीट तक सबवे के अंदर पानी भरने के चलते रास्ता बंद कर दिया गया, जिसके चलते दफ्तर जाने वाले लोगों को सबसे ज्यादा परेशानियां पेश आई। आईएमडी ने अगले 48 घंटे तक भारी बारिश का ही अलर्ट जारी किया है, यानी फिलहाल राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही। अंधेरी इलाके में इस वक्त सबसे ज्यादा हालात परेशान करने वाले हैं। इंडिया टीवी संवाददाता साकेत राय की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। मुंबई के अलग अलग इलाकों में इस वक्त जोरदार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जल जमाव की स्थिति कई जगहों पर बनी हुई है। इस वक्त आप विजुअल्स देख रहे हैं मुंबई के अंधेरी इलाके का। अगर आप देखें तो इस वक्त जिस तरह की स्थिति मुंबई के अंधेरी में बनी हुई है, आप देखिए सोमवार का दिन है, लोगों को अपने दफ्तर पहुंचना है और ये पूरा रोड कनेक्ट करता है मुंबई के अंधेरी रेलवे स्टेशन और अंधेरी मेट्रो स्टेशन को। लेकिन जिस तरह के यहाँ पर हालात बने हुए हैं, बहुत मुश्किल है कि यहाँ पर 4 व्हीलर गाड़ियाँ यहाँ से आगे बढ़ पाएँ। लेकिन जिन्हें अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचना है, जिन्हें अपने ईस्टर्न सबर्ब्स में पहुँचना है, जिन्हें सेंट्रल लाइन को लेकर रेलवे का उपयोग करना है, उन्हें इस रास्ते से गुजरना ही पड़ेगा। और यही कारण है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो दफ्तर जाने वाले लोग हैं वो बड़ी संख्या में अब ऑटो जो है वो पहले ही पीछे रोक दिया जा रहा है। उसके बाद यहाँ से चलकर लोग आगे का सफर तय कर रहे हैं। अंधेरी इलाके में दुकानें डूब रही हैं। भारी बारिश के चलते लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है। रिहायशी इलाकों में इतना पानी है कि लोग मोटर के सहारे अब पानी को बाहर फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये किसी का घर है, किसी का दफ्तर है, किसी की दुकान है, चप्पलें तैर रही हैं, दुकान के अंदर पानी घुस गया है। अब ये मानकर चलिए जो सामान है वो खराब होना तय है। पिछले कुछ घंटों से मुंबई में जोरदार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से निचले लाइन के जितने भी इलाके हैं वो इस वक्त जलमग्न हो गए हैं। और इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं मुंबई के अंधेरी इलाके की। ये एक रिहायशी इमारत है जहां आप देखिए कि जितनी भी गाड़ियां हैं और जो फ्रंट गेट है वो पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। जो गाड़ियां भी हैं वो भी यहाँ पर आपको डूबी हुई नजर आ जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इस बिल्डिंग के ठीक बगल में एक चाय की टपरी है, जिसे देखकर इस बात का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि ये चाय की टपरी पानी के अंदर चल रही है या जिस तरह की यहाँ पर स्थिति बनी हुई है। आप देखिए ये एक टपरी है और जो दुकानदार हैं, जो इसके मालिक हैं, वो किस पर बैठे हुए हैं? वो बैठे हैं फिलहाल इस वक्त सिलेंडर के ऊपर। तो जिस तरह के हालात मुंबई में कुछ ही घंटों की बारिश के बाद बनते हैं वो कहीं ना कहीं चिंताजनक हैं, परेशान कर देने वाले हैं। और लगातार हो रही बारिश के चलते इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है वो भी कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर रही है। मेरे कैमरामैन से मैं कहूँगा कि पीछे के विजुअल्स दिखाएं। जितने भी लोग हैं वो इस वक्त रोड पर अपने दफ्तरों के लिए निकले हुए हैं। यहाँ से उन्हें चर्चगेट पहुँचना है, CST पहुँचना है, तो ऐसे में वो कैसे वहाँ तक पहुँचेंगे, ये एक बड़ी समस्या है। वहीं अगर दूसरी तरफ आप इस दुकान की हालत देखें तो आपको इस बात का अंदाज़ा लग जाएगा कि यहाँ पर किस तरह से सिचुएशन पूरी तरह से ख़राब नज़र आ रही है। इस दुकान मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा आगे आकर जूम करें, क्योंकि यहाँ पर सिलेंडर है, सामान है, गैस है, इलेक्ट्रिसिटी है। सर यहाँ पर आप बैठे हुए हैं, थोड़ा खतरनाक हो सकता है। बहुत खतरनाक है, लेकिन क्या करें, टेंशन लेके बैठे हैं अभी, क्योंकि इलेक्ट्रिक की वायरिंग भी यहाँ पर है। अंदर पूरी तरह से देख रहा हूँ मैं, सिलेंडर और सामान डूबा हुआ है, सब डूबा हुआ है। ऐसे ही हालात होते हैं जब भी यहाँ बारिश होती है। थोड़ी बारिश हुई नहीं कि यही हालात होते हैं। अगर आप अंदर देखें तो ये भी एक रिहायशी इमारत है। इमारत के अंदर आप कैसे घुसेंगे? जो लोग अंदर रहते हैं आप उनकी परेशानी समझ सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरह से जल जमा हुआ है और जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, उसके बाद अगर उन्हें अपने घरों से बाहर निकलना हो तो उनके लिए कितना मुश्किल होगा यहाँ पर बाहर निकल पाना। ये पूरा इलाका जलमग्न नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ भी जो लोग अपनी मोटरसाइकिल और गाड़ियाँ लेकर यहाँ घुसने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें भी आगे खड्डे के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो जिस तरह की समस्या इस वक्त तेज़ बारिश की वजह से उत्पन्न हुई है, कहीं ना कहीं मुंबईकरों के लिए चिंताजनक है। मैं आगे आकर कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि फ़िलहाल यहाँ पर क्या स्थिति है, क्योंकि ख़ास तौर पर अगर अंधेरी इलाके की बात की जाए और अगर ये रेलवे स्टेशन के पास का इलाका है तो ऐसा क्या मैकेनिज़्म तैयार किया जाए कि इस तरह की स्थिति न हो। क्योंकि अगर इस तरह की स्थिति इस पूरे इलाके में आपको नज़र आ रही है
तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं मशीनरी और जिस तरह से यहाँ पर इस पूरे रास्ते का कंस्ट्रक्शन का काम किया गया है उसमें भी कुछ ना कुछ कमियां और खामियां ज़रूर होंगी। आप देखिए कि ऑटो रिक्शा यहाँ पर पूरी तरह से डूब कर जा रहे हैं। आपको जहाँ तक चारों तरफ चौतरफा सड़क पर आपको जहाँ तक नज़र जाएगी आपको नज़र आएगा कि पूरा का पूरा इलाका जलमग्न है। और ये कोई ऐसा भी नहीं है कि ये कोई समंदर के पास का जो है उससे जुड़ा हुआ इलाका है या फिर कोई ऐसा इलाका है जहाँ पर इस तरह की स्थिति उत्पन्न होनी चाहिए। मुंबई में भारी बारिश के चलते ट्रैफिक ठप है। वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम है। गाड़ियां रेंगती नजर आ रही है। पानी भरने की वजह से रास्ते बंद हैं। दफ्तर जाने वाले लोगों के लिए मुसीबत सबसे ज्यादा है। मुंबई में तेज हवाओं के चलते समंदर में भी ऊंची लहरें उठ रही हैं और लोगों को समंदर किनारे वाले इलाकों से दूर रहने की एडवाइजरी जारी की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन तक मुंबई के लिए भारी होने जा रहे हैं। मौसम और बिगड़ेगा।